करंट क्लास फोकस। मैं आज पैसेजेस नहीं लाया हूं, लेकिन मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको नेक्स्ट लेवल पार ले जाएंगे। इसके बाद आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द ब्राइट रेड बॉल बाउंसेस डायरेक्टली इनटू अ मडी पडल। आपको बताना है कि ये नाउन फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज, या फिर इन्फिनेटिव फ्रेज और नाउन फ्रेज, या दोनों नाउन फ्रेजेस। नाउन फ्रेज की फंक्शंस। सबसे पहले समझिए कि नाउन फ्रेज का फंक्शन क्या होता है। नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर नाउन की जगह फ्रेज आ रहा है तो उससे नाउन फ्रेज कहते हैं। नाउन फ्रेज सब्जेक्ट के पोजीशन पार हो सकता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन पार हो सकता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जगह हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट की जगह हो सकता है। हाउ टू आइडेंटिफाई। सिंपल ट्रिक, अगर फ्रेज सब्जेक्ट की जगह है तो वो नाउन फ्रेज है। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह है तो भी नाउन फ्रेज है। अगर प्रीपोजिशन के बाद है तो वो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है जो भी नाउन फ्रेज का फंक्शन करता है। इस सेंटेंस में बाउंसेस वर्ब है। इसका सब्जेक्ट है द ब्राइट रेड बॉल। नाउन फ्रेज होने के लिए नाउन होना मैंडेटरी है। ब्रेक डाउन करो। बॉल इज इक्वल टू नाउन, रेड इज इक्वल टू एडजेक्टिव, ब्राइट इज इक्वल टू एडजेक्टिव, दी इज इक्वल टू डिटर्मिनर। पैटर्न ये हो सकता है डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी ये नाउन फ्रेज है। दूसरी फ्रेज इनटू अ मडी पडल है। यहां इनटू प्रीपोजिशन है और उसके बाद अ मडी पडल आता है। प्रीपोजिशन के बाद जो फ्रेज है वो भी नाउन फ्रेज है, इसलिए दोनों नाउन फ्रेजेस है। करेक्ट आंसर डी, नाउन फ्रेज एंड नाउन फ्रेज। की पॉइंट, नाउन फ्रेज में नाउन होना जरूरी है, साथ हाई डिटर्मिनर और एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। पैटर्न्स हो सकते हैं नाउन, डिटर्मिनर प्लस नाउन, डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, डिटर्मिनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंट्रो। अगला सेंटेंस है, जूली माई ओल्डर सिस्टर केम टू विजिट मी द अदर डे। यहां क्वेश्चन ये है कि जो फ्रेज माई ओल्डर सिस्टर है वो क्या है। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज या अपोजिटिव फ्रेज। इसको समझने के लिए पहले अपोजिटिव फ्रेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। व्हाट इज अपोजिटिव? अपोजिटिव का मतलब होता है जब आप सब्जेक्ट के साथ एक और नाउन यूज करते हैं जो उस सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल, रोहन माई फ्रेंड। यहां रोहन सब्जेक्ट है और माई फ्रेंड उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस एडिशनल नाउन फ्रेज को अपोजिटिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अपोजिटिव केस, जैसे मैंने कहा, राहुल द ओनर ऑफ द कंपनी। यहां राहुल सब्जेक्ट है और द ओनर ऑफ द कंपनी एक फ्रेज है जो राहुल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। इस फ्रेज को अपोजिटिव केस कहा जाता है, यानी जो फ्रेज सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो अपोजिटिव होता है। रूल फॉर वर्ब अग्रीमेंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपोजिटिव केस के होने पर वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, अपोजिटिव के अकॉर्डिंग नहीं। एग्जाम्पल, राहुल द ओनर ऑफ द कंपनी इज वेरी लैबोरियस। यहां वर्ब इज का अग्रीमेंट राहुल के साथ है, न कि ओनर ऑफ द कंपनी के साथ। स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस में ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा। एप्लीकेशन इन क्वेश्चन। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जूली माई ओल्डर सिस्टर केम टू विजिट मी द अदर डे। इस सेंटेंस में जूली सब्जेक्ट है और माई ओल्डर सिस्टर अपोजिटिव केस है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, अपोजिटिव फ्रेज। इंपॉर्टेंट नोट ऑन अंडरलाइनिंग। अगर सेंटेंस में सिर्फ माई ओल्डर सिस्टर अंडरलाइन किया गया है तो आंसर होगा अपोजिटिव फ्रेज। लेकिन अगर पूरा जूली माई ओल्डर सिस्टर अंडरलाइन है तो वो नाउन फ्रेज बन जाता है। इसलिए अंडरलाइन का स्कोप डिसाइड करता है कि आंसर क्या होगा। एडिशनल पॉइंट, पिछले क्वेश्चन में अगर मैंने फ्रेज इनटू अ मडी पडल अंडरलाइन की होती तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता। क्योंकि ये फ्रेज प्रीपोजिशन इनटू से स्टार्ट हो रहा है और ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीट हो रहा है। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्लैरिफिकेशन। अगर फ्रेज इनटू अ मडी पडल अंडरलाइन होता तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता।
लेकिन क्वेश्चन सिर्फ अ मडी पडल पर फोकस कर रहा है, इसलिए वो नाउन फ्रेज माना जाएगा। यहां ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अंडरलाइन कहां से कहां तक है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा फ्रेज का टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग ऑन द बीच। सेंटेंस है, वॉकिंग ऑन द बीच इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टिविटीज। अब ह्यूम आइडेंटिफाई करना है कि वॉकिंग ऑन द बीच क्या है, नाउन फ्रेज, जेरेंट फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज या अपोजिटिव फ्रेज। अपोजिटिव फ्रेज नहीं हो सकता क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है जो यहां नहीं है। इन्फिनिटिव फ्रेज भी नहीं है क्योंकि इन्फिनिटिव फॉर्म होता है तो +V1। अब बात गए नाउन फ्रेज और जेरेंट फ्रेज। जेरेंट कॉन्सेप्ट। जेरेंट क्या होता है? जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह उसे होता है, उससे जेरेंट कहते हैं। यहां वॉकिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म है जो सब्जेक्ट की पोजीशन पर है, यानी नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये जेरेंट फ्रेज है। एक पॉइंट और, वॉकिंग ऑन द बीच सब्जेक्ट की पोजीशन पर है और इसके बाद वर्ब इज आया है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, इसलिए ये नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं। लेकिन जब नाउन फ्रेज जेरेंट से बनता है तो स्पेसिफिक टर्म होता है जेरेंट फ्रेज। जेरेंट फ्रेज वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। V1 प्लस ING से दो तरह के फ्रेजेस बनते हैं। जेरेंट फ्रेज जब ING फॉर्म नाउन की तरह उसे हो रहा हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज जब ING फॉर्म एडजेक्टिव की तरह उसे हो रहा हो। डिफरेंस सिंपल है, अगर नाउन के रोल में है तो जेरेंट फ्रेज और अगर एडजेक्टिव के रोल में है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। इन्फिनिटिव फ्रेजेस ओवरव्यू। इन्फिनिटिव फ्रेज बनता है जब टू प्लस V1 यूज होता है। ये तीन तरह के रोल्स प्ले कर सकता है। नाउन के रोल में नाउन इन्फिनिटिव फ्रेज, एडजेक्टिव के रोल में एडजेक्टिव इन्फिनिटिव फ्रेज, एडवर्ब के रोल में एडवर्ब इन्फिनिटिव फ्रेज। इसका डिटेल्ड डिस्कशन हम आगे करेंगे। वर्ब फ्रेज एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल, द टर्टल वॉज रनिंग क्वाइट क्विकली कंसिडरिंग द नेचर ऑफ स्पीशीज। यहां वॉज रनिंग एक वर्ब फ्रेज है, क्योंकि वॉज हेल्पिंग वर्ब है और रनिंग मेन वर्ब है। इस कॉम्बिनेशन को वर्ब फ्रेज कहते हैं। एक और एग्जाम्पल, हैज बीन वर्किंग, ये भी एक वर्ब फ्रेज है जो हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब से मिलकर बनता है। हैज बीन वर्किंग वर्बल फ्रेज। फ्रेज हैज बीन वर्किंग एक वर्बल फ्रेज है। जब एक फ्रेज मल्टीपल वर्ब्स से मिलकर बनता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स प्लस मेन वर्ब, यूज वर्बल फ्रेज कहा जाता है। यहां हस और बीन हेल्पिंग वर्ब्स है और वर्किंग मेन वर्ब है। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे वॉज रनिंग, हैड बीन प्लेइंग एटसेट्रा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रीपोजिशनल वर्सेस नाउन फ्रेज। सेंटेंस, द प्रिंसेस विथ लॉन्ग गोल्डन हेयर वॉज ट्रैप्ड इन अ टावर बाय अ ड्रैगन। इस सेंटेंस में फ्रेज विथ लॉन्ग गोल्डन हेयर दिया है। यहां विथ एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद लॉन्ग गोल्डन हेयर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस पूरे फ्रेज को प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। लेकिन अगर सिर्फ लॉन्ग गोल्डन हेयर अंडरलाइन होता तो ये नाउन फ्रेज होता। इसलिए अंडरलाइन कहां से कहां तक है, ये डिसाइड करेगा फ्रेज का टाइप। लेंथी क्वेश्चन, सेटिंग सन एग्जाम्पल। सेंटेंस, द सेटिंग सन ग्लोइंग विथ कलर्स ऑफ रेड, पर्पल एंड ऑरेंज। इस फ्रेज को ब्रेक डाउन करते हैं। यहां कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है, न हाई जेरेंट फ्रेज, क्योंकि जेरेंट आर्टिकल के साथ नहीं आता। इन्फिनिटिव भी नहीं है क्योंकि इन्फिनिटिव टू प्लस V1 से बनता है। ये फ्रेज सन को डिस्क्राइब कर रहा है और सेटिंग और ग्लोइंग दोनों एडजेक्टिव्स की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन फाइनाइट वर्ब मिसिंग है, इसलिए ये क्लॉज नहीं है। करेक्ट आंसर होगा नाउन फ्रेज, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रोल में है और कोर एलिमेंट नाउन ही है। रूल, आर्टिकल बिफोर जेरेंट। एक रूल याद रखो, जेरेंट के पहले आर्टिकल द यूज नहीं होता। एग्जाम्पल, heavy check mark swimming is a good exercise. Heavy multiplication the swimming is a good exercise. इसलिए अगर किसी फ्रेज के पहले आर्टिकल द है तो वो जेरेंट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, gasping for breath. फ्रेज gasping for breath। यहां V1 प्लस ING है, लेकिन ये नाउन के रोल में नहीं है, इसलिए ये जेरेंट फ्रेज नहीं है। प्रीपोजिशनल फ्रेज भी नहीं है क्योंकि प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं हो रहा। इन्फिनिटिव फ्रेज भी नहीं है क्योंकि टू प्लस V1 नहीं है। करेक्ट आंसर है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, क्योंकि ये ING फॉर्म एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। V1 प्लस ING से डू फ्रेजेस बनते हैं।
जेरेंड फ्रेज जैब नाउन की तरह उसे हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज जैब एडजेक्टिव की तरह उसे हो। और अगर हैविंग प्लस V3 होता तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन्फिनेटिव फ्रेज। सेंटेंस, माई फेवरेट मूवी टू वॉच इज लिटिल विमेन। यहां टू वॉच इन्फिनेटिव फ्रेज है क्योंकि टू प्लस V1 है। इन्फिनेटिव फ्रेज 3 रोल्स प्ले कर सकती है। नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज, एडजेक्टिव इन्फिनेटिव फ्रेज, एडवर्ब इन्फिनेटिव फ्रेज। यहां टू वॉच मूवी को डिस्क्राइब कर रहा है यानी नाउन को डिफाइन कर रहा है। जैब फ्रेज नाउन को डिफाइन करे तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है एडजेक्टिव इन्फिनेटिव फ्रेज। फाइनल एग्जाम्पल, टू अवॉइड फेलिंग। सेंटेंस, ही स्टडीड द होल नाइट टू अवॉइड फेलिंग। फ्रेज टू अवॉइड फेलिंग इन्फिनेटिव फ्रेज है। इसका रोल चेक करो, ये बताता है क्यों स्टडी किया, यानी वर्ब को डिफाइन कर रहा है। जैब इन्फिनेटिव वर्ब को डिस्क्राइब करे तो वो एडवर्ब इन्फिनेटिव फ्रेज होता है। एडवर्ब इन्फिनेटिव फ्रेज व्हाई। सेंटेंस, ही स्टडीड ऑल नाइट टू अवॉइड फेलिंग। क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड ही स्टडी। जैब वर्ब का आंसर व्हाई देता है तो वो एडवर्बियल रोल प्ले करता है। यहां टू अवॉइड फेलिंग वर्ब स्टडीड का रीजन बता रहा है यानी व्हाई का रिप्लाई है, इसलिए करेक्ट आंसर है एडवर्ब इन्फिनेटिव फ्रेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज। सेंटेंस, दे वांटेड टू विजिट न्यू ऑरलीन्स ड्यूरिंग जैज फेस्ट। यहां सब्जेक्ट है थे, वर्ब है वांटेड। अब सवाल है, दे वांटेड व्हाट, और इसका रिप्लाई है तो विजिट न्यू ऑरलीन्स ड्यूरिंग जैज फेस्ट। जैब फ्रेज वर्ब का आंसर व्हाट देता है तो वो नाउन के रोल में होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज। इंट्रोडक्शन टू एब्सोल्यूट फ्रेज। नेक्स्ट सेंटेंस, होल्डिंग ऑन टू द रिगिंग फॉर डियर लाइफ, आई बेयरली सर्वाइव्ड द स्टॉर्म दैट वी एनकाउंटर्ड एट सी। इसे आंसर करने से पहले ह्यूम एब्सोल्यूट फ्रेज का कॉन्सेप्ट समझना होगा। एब्सोल्यूट फ्रेज एक अलग टाइप का फ्रेज है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। व्हाट इज एन एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज को नॉमिनेटिव फ्रेज भी कहा जाता है, कभी कभी आईएसई फॉल्टी नॉमिनेटिव फ्रेज भी बोलते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स, इसमें नाउन, प्रोनाउन, पार्टिसिपल और मॉडिफायर हो सकते हैं। ये सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। ये क्लॉज की तरह दिखता है लेकिन इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता। फाइनाइट वर्ब का मतलब है टेंस का इंडिकेशन और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एब्सोल्यूट फ्रेज हमेशा कॉमा से सेपरेट होता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स, एब्सोल्यूट फ्रेज अक्सर सेंटेंस के बिगिनिंग, मिडिल या एंड में आता है। सेंटेंस से रिलेटेड होता है पर पूरा सेंटेंस नहीं होता क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता। ये सेंटेंस का एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है जो मेन क्लॉज को मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एब्सोल्यूट फ्रेजेस, शी हैविंग बुक्स इन हर हैंड वॉज गोइंग टू कॉलेज। इसमें शी सब्जेक्ट है, वॉज गोइंग वर्ब है। पूरा सेंटेंस कंप्लीट है, शी वॉज गोइंग टू कॉलेज। जो फ्रेज कॉमा के अंदर दिया है हैविंग बुक्स इन हर हैंड, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसलिए वो एब्सोल्यूट फ्रेज है। अगर सिर्फ इन हर हैंड अंडरलाइन होता तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता, लेकिन पूरा फ्रेज अंडरलाइन है तो वो एब्सोल्यूट फ्रेज है। टू द रेसलर having anger in his eyes, looked at the opponent. Main sentence, the wrestler looked at the opponent. जो एक्स्ट्रा दिया है, having anger in his eyes, वो absolute phrase है। 3. Having a smile on her face, Patty was looking happy. Main sentence, Patty was looking happy. Extra info, having a smile on her face, ये भी absolute phrase है। की डिफरेंस फ्रॉम अदर फ्रेजेस। अगर फ्रेज सिर्फ प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। अगर V1 प्लस ING नाउन की तरह उसे होता है वो जेरेंड फ्रेज होता है। अगर V1 प्लस ING एडजेक्टिव की तरह उसे होता है वो पार्टिसिपियल फ्रेज होता है। और जब एक फ्रेज नाउन, प्रोनाउन प्लस पार्टिसिपल प्लस मॉडिफायर के कॉम्बिनेशन से बनता है और सेंटेंस में एडिशनल इन्फो देता है फाइनाइट वर्ब के बिना, तो वो एब्सोल्यूट फ्रेज होता है।
Absolute phrase, additional information in sentence. Sentence, the wrestler looked at the opponent wrestler. ये बेसिक सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन जब हम लिखते हैं The wrestler, having anger in his eyes, looked at the opponent wrestler, तो having anger in his eyes कॉमा के अंदर additional information है। ऐसी फ्रेज को हम absolute phrase कहते हैं। Another example of absolute phrase. Sentence, she looks pretty. अगर हम लिखे she, having a smile on her face, looks pretty, तो having a smile on her face absolute phrase है। ये फ्रेज सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करता है। इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता और कॉमा से सेपरेट होता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज में नाउन, प्रोनाउन, मॉडिफायर्स और पार्टिसिपल्स हो सकते हैं। ये फ्रेज एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट नहीं करता। सेंटेंस पहले से कंप्लीट होता है और ये फ्रेज उसमें एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन ऐड करता है। हर एब्सोल्यूट फ्रेज कॉमा से सेपरेट होता है। एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट फ्रेज इन कॉन्टेक्स्ट। सेंटेंस, I barely survived the storm that we encountered at sea. ये सेंटेंस खुद कंप्लीट है। अगर हम लिखते हैं होल्डिंग ऑन टू द रिगिंग फॉर डियर लाइफ, I barely survived the storm, तो होल्डिंग ऑन टू द रिगिंग फॉर डियर लाइफ एब्सोल्यूट फ्रेज है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, पर फाइनाइट वर्ब नहीं होता। इन्फिनिटिव फ्रेजेस टू प्लस V1 रूल। आगे एक और एग्जाम्पल, I love to trail run on the weekends. फ्रेज है तो ट्रेल रन। जैब फ्रेज टू प्लस V1 से स्टार्ट होता है, यूज हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव फ्रेज नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रोल में आ सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर है तो प्लस वर्ब। आइडेंटिफाइंग द करेक्ट टाइप। प्रिपोजिशनल फ्रेज हमेशा प्रिपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। जेरेंट फ्रेज V1 प्लस ing होता है, जो नाउन के रोल में होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज भी V1 प्लस ing से होता है, जो एडजेक्टिव के रोल में होता है। यहां I love to trail run में तो ट्रेल रन इन्फिनिटिव फ्रेज है। एग्जाम्पल, her imagination running wildly. Sentence, her imagination running wildly, she rapidly turns the pages of the novel. Basic sentence है, she rapidly turns the pages of the novel. जो पार्ट हर इमेजिनेशन रनिंग वाइल्डली है वो कॉमा से सेपरेट है और एडिशनल इन्फो देता है बिना फाइनाइट वर्ब के, इसलिए ये एब्सोल्यूट फ्रेज है। एब्सोल्यूट फ्रेज वर्सेस इन्फिनिटिव फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज फाइनाइट वर्ब के बिना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, जबकि इन्फिनिटिव फ्रेज टू प्लस V1 के फॉर्म में आता है। एग्जाम्पल, I bought a book to read on the flight. यहाँ टू रीड एक इन्फिनिटिव फ्रेज है। इसका टाइप नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकता है और बेसिक आइडेंटिफिकेशन टू प्लस वर्ब से होती है। कॉमा यूसेज इन एब्सोल्यूट फ्रेज। अगर सेंटेंस के बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जो डबल कॉमास से सेपरेट हो तो उसमें एब्सोल्यूट फ्रेज यूज होता है। एग्जाम्पल, द रेसलर, हैविंग एंगर इन हिज आईज, लुक्ड एट द अपोनेंट। अगर वही फ्रेज सेंटेंस के बिगिनिंग में हो तो सिंगल कॉमा यूज होगा। अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस, I bought a book. यहाँ I सब्जेक्ट है, bought वर्ब है और book नाउन ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम लिखे I bought a book to read, to read book को डिफाइन कर रहा है। जब फ्रेज किसी नाउन को डिफाइन करे वो एडजेक्टिव इन्फिनिटिव फ्रेज होता है। कंफ्यूजन बिटवीन इन्फिनिटिव टाइप्स। एडजेक्टिव इन्फिनिटिव, एडवर्ब इन्फिनिटिव और नाउन इन्फिनिटिव फ्रेजेस में कंफ्यूजन होती है। एग्जाम्पल, I have homework to hand in tomorrow. यहाँ to hand in tomorrow होमवर्क को डिफाइन कर रहा है, नाउन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव इन्फिनिटिव फ्रेज है। एडवर्ब इन्फिनिटिव फ्रेज एग्जाम्पल। सेंटेंस, We went to the mall in order to buy a new dress. यहाँ क्वेश्चन है, हम मॉल क्यों गए? आंसर, to buy a new dress. जब वर्ब का आंसर वाई हो तो वो एडवर्ब इन्फिनिटिव फ्रेज होता है। सेम एग्जाम्पल, I quit smoking in order to improve my health. क्यों क्विट किया? हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, अगेन एडवर्ब इन्फिनिटिव फ्रेज।
Noun infinitive phrase example. Sentence, we need to buy milk. Question, हमने क्या चाहिए? Answer, to buy milk. जब phrase verb का answer what दे तो वो noun infinitive phrase होता है, और क्योंकि वो तो plus V1 से बन रहा है, clearly noun infinitive है. Another example, to take care of oneself is not selfishness. यहाँ to take care of oneself subject के रोल में है जो noun होता है, इसलिए ये भी noun infinitive phrase है. Object forming noun infinitive. Sentence, my new year's resolution is to finish my homework on time. यहाँ is verb है और बाद में आने वाला object है to finish my homework on time. Object का answer what है जो noun role है. So this is a noun infinitive phrase. Example or I told her to look discreetly. Phrase है to look discreetly, which is an infinitive phrase. Starting of clauses concept. अब phrases का segment complete होता है और हम clause start करते हैं. Sentence, those in trouble should realize that life is not as easy as they thought it to be. Comparison का indication है क्योंकि as use हुआ है. जब as comparison होता है वो adverb clause of comparison होता है. Adverb clause of comparison. Adverb clause में भी अलग types होते हैं. जब आप किसी comparison के लिए clause बनते हो और वो comparison as के through होता है तो वो adverb clause of comparison होता है. Example, life is not as easy as they thought it to be. यहाँ comparison clear है, इसलिए ये adverb clause of comparison है. Adverb clause of reason. जब clause reason बताता है तो वो adverb clause of reason होता है. ये mostly since, as, because से start होता है. Example, since the environment for mental makeup is no less than inborn activities, he will make his mark. यहाँ since reason बताने के लिए उसे हुआ है, इसलिए correct answer adverb clause of reason है. Identification of noun clause. Noun clause को identify करना simple है. जैसे noun phrase subject, object, preposition के object या complement के position पार आ सकता है, वैसे high noun clause भी आ सकता है. अगर clause verb का what answer देता है तो वो noun clause होता है. Example, she knew that as it was dark. यहाँ she knew what? Answer है that it was dark. ये object के position पार आ रहा है, इसलिए noun clause है. Rule for noun clause. Simple rule याद रखो, अगर verb का reply what से आ रहा है तो वो noun clause है. Example, she knew that it was dark. Similarly, अगर preposition के बाद clause आता है तो वो भी noun clause होगा. Example, you should be satisfied with whatever you have these days. यहाँ with preposition है और उसके बाद आया है whatever you have, जो noun clause है, क्योंकि preposition के object के जगह clause है. Adverb clause of time. अगर clause verb का answer when देता है तो वो adverb clause होता है. Example, he did not speak a single word to his son when he arrived. Question, he did not speak when. Answer, when he arrived. इसलिए ये adverb clause of time है. Preposition and noun clause. Adjective clause या adverb clause कभी preposition के object नहीं बन सकते. Preposition के बाद सिर्फ noun, pronoun या noun clause आता है. इसलिए अगर किसी preposition के बाद clause लिखा हो तो वो हमेशा noun clause होता है. Example, you should be satisfied with whatever you have these days. यहाँ with के बाद clause है, to answer है noun clause. Example of noun clause as object. Sentence, he told the little girl that throwing banana onto a pavement was a bad habit. यहाँ ही subject है, told verb है, the little girl object है और उसके बाद that throwing banana onto a pavement was a bad habit आया है जो told what का आंसर दे रहा है, इसलिए ये noun clause है. Noun clause identification. Noun clause हमेशा verb का reply what देता है. अगर sentence में verb के बाद आपको ऐसा clause मिले जो what का जवाब हो तो वो noun clause है. Example, he told the little girl that throwing bananas on a passerby is a bad habit. यहाँ verb है told और question है told what. Answer है that throwing bananas on a passerby is a bad habit, जो एक noun clause है. Memorization mistake avoidance. बहुत students conjunctions को रात लेते हैं कि ये इस clause में आएगा. ऐसा मत करो.
कॉन्सेप्ट समझो। क्लॉज की पोजीशन और रोल आइडेंटिफाई करो। जैसे वर्ब के बाद अगर व्हाट का आंसर है तो नाउन क्लॉज, अगर नाउन को डिफाइन कर रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज, और अगर वर्ब का आंसर व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ से आ रहा है तो एडवर्ब क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज एक्सप्लेनेशन। जो क्लॉज नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करे वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है और आईएससी रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव नो पिटी फॉर अ मैन whom यू नो वेरी वेल। यहां मैन नाउन है और whom यू नो वेरी वेल उसको डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये आइडेंटिफाई करना सबसे इजी है। एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। Sentence, history is a witness to the fact that there has never been a strong central authority to rule over our country that remained under foreign domination for ages. यहाँ country noun है और that remained under foreign domination for ages उसको define कर रहा है, इसलिए ये भी adjective clause है। Double clause identification। कभी कभी एक sentence में multiple clauses होते हैं। Example, The statement that she was absent when the meeting was held. यहाँ statement noun है और that she was absent उसको define कर रहा है, इसलिए ये adjective clause है। FIR when the meeting was held verb का reply when दे रहा है, इसलिए वो adverb clause है। Noun clause as object। Example, robbers warned him that if he informs the police of the happening, he would be in trouble. यहाँ robbers subject, warned verb, him object है। Question, warned what? Answer, that if he informs the police of the happening, जो noun clause है। Similarly, he hardly believed that the forces that govern human destiny were still in the making. यहाँ believed what? Answer है that the forces that govern human destiny were still in the making, जो noun clause है। Mixed clause example. Sentence, she hoped that she would inherit the property of her sister who had no offspring. पहला क्लॉज दैट शी वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हर सिस्टर वर्ब होप्ड का रिप्लाई है, इसलिए नाउन क्लॉज है। दूसरा, हु हैड नो ऑफस्प्रिंग नाउन सिस्टर को डिफाइन कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है। अनदर एडजेक्टिव क्लॉज एग्जाम्पल। सेंटेंस, विल यू एवर फॉरगेट हर हु स्टूड बाय यू व्हेन यू वर इन ट्रबल। यहां हर नाउन है और हु स्टूड बाय यू उसको डिफाइन कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है। साथ हाई व्हेन यू वर इन ट्रबल वर्ब स्टूड का आंसर व्हेन दे रहा है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज है। नाउन क्लॉज एक्सप्लेनेशन। अगर किसी वर्ब का रिप्लाई व्हाट से मिलता है तो वो नाउन क्लॉज होता है। एग्जाम्पल, थ्रोइंग बनानास ऑन पासर्स बाय इज अ बैड हैबिट। यहां पर थ्रोइंग बनानास ऑन पासर्स बाय एक नाउन क्लॉज है क्योंकि ये एक नाउन का काम कर रहा है और सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसी तरह रॉबर्स वॉर्न्ड हिम दैट इफ ही इन्फॉर्म्स द पुलिस he would be in trouble. यहाँ that if he informs the police noun clause है क्योंकि ये verb warned का आंसर दे रहा है, warned what? Adjective clause explanation। अगर कोई clause noun या pronoun को define करे तो उससे adjective clause कहते हैं। इसको relative clause भी बोलते हैं। Example, I have no pity for a man whom you know very well. यहाँ whom you know very well एक adjective clause है क्योंकि ये man को describe कर रहा है। इसी तरह history is a witness to the fact that our country remained under foreign domination for ages. यहाँ that our country remained under foreign domination for ages fact को explain कर रहा है, जो noun है। Adverb clause explanation। अगर clause verb को modify करे और आंसर दे when, why, how, where जैसे questions का, तो वो adverb clause होता है। Example, when you were in trouble, she supported you. यहाँ when you were in trouble एक adverb clause है क्योंकि ये बताता है कि कब सपोर्ट किया। इसी तरह I cannot say anything unless I agree that all the religions teach us something. यहाँ unless I agree एक adverb clause है क्योंकि ये कंडीशन बताता है। Mixed clauses examples। कभी कभी एक सेंटेंस में मल्टीपल clauses होते हैं। Example, she hoped that she would inherit the property of her sister who had no offspring. यहाँ पहले क्लॉज दैट शी वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी नाउन क्लॉज है और दूसरा हु हैड नो ऑफस्प्रिंग एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये सिस्टर को डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह दोज हु डू नॉट हेल्प अदर्स अनलेस देयर मोटिव इज फुलफिल्ड आर सेल्फिश। पहला हु डू नॉट हेल्प अदर्स एडजेक्टिव क्लॉज है और दूसरा अनलेस देयर मोटिव इज फुलफिल्ड एडवर्ब क्लॉज है। की आइडेंटिफिकेशन टिप्स।
वर्ब का रिप्लाई व्हाट। नाउन क्लॉज, जो नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करे। एडजेक्टिव क्लॉज, जो वर्ब को मॉडिफाई करे और टाइम, रीजन, प्लेस बताए। एडवर्ब क्लॉज। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को तोड़कर चेक करेंगे तो हर बार सही आंसर निकल पाएंगे। इंट्रोडक्शन टू क्लॉजेज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऑफन कंटेन मल्टीपल क्लॉजेस एंड उनका टाइप आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। मेनली 3 टाइप्स के क्लॉजेस होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इनका डिफरेंस और आइडेंटिफिकेशन के रूल्स एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। डिफाइनिंग प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्लॉज, जब किसी सेंटेंस में प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला क्लॉज होता है तो उससे एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल, दोज हु डू नॉट रिस्पेक्ट अदर्स आर डिसलाइक्ड। यहां दोज प्रोनाउन है और क्लॉज हु डू नॉट रिस्पेक्ट अदर्स अस प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। रिप्लाई टू व्हाट। नाउन क्लॉज, अगर वर्ब का रिप्लाई व्हाट से मिलता है तो वो नाउन क्लॉज होता है। एग्जाम्पल, he was ordered that he would not go out। यहां he was ordered के बाद क्वेश्चन बनता है, ordered what? रिप्लाई, that he would not go out। इसलिए ये नाउन क्लॉज है। अगर इसके साथ कंडीशन आई, जैसे he would not go out until the rain had stopped, तो until the rain had stopped adverb clause of time condition बनेगा। Clauses with until and unless। वर्ड्स जैसे until, unless कंडीशन या टाइम बताते हैं और ऐसे क्लॉजेस को एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल, he would not go out until the rain had stopped। Until the rain had stopped कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा है, so this is an adverb clause of time condition। नाउन प्लस एडजेक्टिव क्लॉजेस टुगेदर। कभी कभी एक हाई सेंटेंस में दोनों क्लॉजेस होते हैं। एग्जाम्पल, he told us that he had read the book which was written by Tagore। ब्रेक करते हैं। he told us what? that he had read the book। नाउन क्लॉज, बुक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन which was written by Tagore। एडजेक्टिव क्लॉज, सो आंसर होगा नाउन क्लॉज प्लस एडजेक्टिव क्लॉज। नाउन क्लॉज आफ्टर वर्ब्स लाइक नो, टेल, से। अगर सेंटेंस में वर्ब्स जैसे नो, टेल, से, होप है तो इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है जो मोस्टली नाउन क्लॉज होता है। एग्जाम्पल, वी डू नॉट नो दैट आवर एंसेस्टर्स लेड देयर लाइव्स इन ग्रेट डिफिकल्टीज। यहां नो वॉट, दैट आवर एंसेस्टर्स लेड देयर लाइव्स इन ग्रेट डिफिकल्टीज, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज डिफाइनिंग प्रोनाउन और नाउन। जब कोई क्लॉज नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। एग्जाम्पल, वी हु लिव इन द प्रेजेंट एज डू नॉट नो हाउ आवर एंसेस्टर्स लिव्ड इन एंशिएंट टाइम्स। वी हु लिव इन द प्रेजेंट एज प्रोनाउन वी को डिफाइन कर रहा है एडजेक्टिव क्लॉज। How our ancestors lived in ancient times reply to know what? Noun clause. Quick identification rules. Reply to what from the verb noun clause. Clause defining noun pronoun adjective clause. Clause answering when, why, how adverb clause. Understanding noun clause in sentences. Sentence में जब verb के बाद question बनता है what और उसका reply कोई clause देता है तो वो clause noun clause होता है। For example, we don't know how our ancestors took it। यहां know what, reply है how our ancestors took it, इसलिए ये noun clause है। एक और example, the boy stated that his brother would not come। Question बनता है what did the boy state? Reply that his brother would not come। ये भी noun clause है। अगर कोई statement में ऐसा clause है जो directly verb का object बन रहा है तो वो हमेशा noun clause होता है। अंडरस्टैंडिंग एडजेक्टिव क्लॉज इन सेंटेंसेस। अगर कोई क्लॉज किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है तो वो क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। एग्जाम्पल, द बॉय हु लिव्ड हियर टोल्ड अस दैट हिज ब्रदर हु वॉज अ ग्रेट एक्टर। यहां हु लिव्ड हियर बॉय को डिफाइन कर रहा है और हु वॉज अ ग्रेट एक्टर ब्रदर को डिफाइन कर रहा है। दोनों जगह एडजेक्टिव क्लॉजेस है। इसी तरह सेंटेंस आई नो द टाइम व्हेन ही केम में व्हेन ही केम वर्ड टाइम को डिफाइन कर रहा है। टाइम एक नाउन है और नाउन को डिफाइन करने वाला क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज होता है। व्हेन द सेम वर्ड बिहेव्स डिफरेंटली। बहुत बार एक हाई कॉन्जंक्शन अलग अलग क्लॉजेज में उसे होता है, जैसे व्हेन हर जगह सेम टाइप का क्लॉज नहीं बनाता। देखो 3 एग्जाम्पल्स, ही वॉज ईटिंग फूड व्हेन ही केम, आई नो व्हेन ही केम येस्टरडे और आई नो द टाइम व्हेन ही केम।
पहले सेंटेंस में क्वेश्चन है व्हेन वॉज ही ईटिंग फूड। इसका रिप्लाई है व्हेन ही केम, जो वर्ब के एक्शन का टाइम बताता है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। दूसरे सेंटेंस में क्वेश्चन है आई नो व्हाट। रिप्लाई है व्हेन ही केम येस्टरडे, जो एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। तीसरे सेंटेंस में व्हेन ही केम वर्ड टाइम को डिफाइन कर रहा है और टाइम एक नाउन है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। इसे समझना चाहिए कि कॉन्जंक्शन को देखकर रूल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि क्लॉज का फंक्शन देखकर डिसाइड करना चाहिए। टेस्टिंग मेथड फॉर क्लॉज आइडेंटिफिकेशन। क्लॉज आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है टेस्टिंग मेथड। पहले देखो क्लॉज किस चीज को डिफाइन कर रहा है या किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। अगर क्लॉज वर्ब से रिलेटेड है और क्वेश्चन बनता है व्हाट, तो ये नाउन क्लॉज होगा। अगर क्लॉज किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। और अगर क्लॉज वर्ब के एक्शन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, जैसे टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, मैनर, तो वो एडवर्ब क्लॉज होगा। एग्जाम्पल, आई गो वेयर एवर यू वॉन्ट। यहाँ वेयर एवर यू वॉन्ट क्वेश्चन का आंसर है वेयर डू आई गो। ये वर्ब से रिलेटेड है और जगह बता रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। एक और एग्जाम्पल, आई नो वेयर ही इज लिविंग। यहाँ नो व्हाट रिप्लाई है वेयर ही इज लिविंग, तो ये नाउन क्लॉज है। लेकिन अगर सेंटेंस हो आई नो द प्लेस वेयर ही इज लिविंग, तो वेयर ही इज लिविंग नाउन प्लेस को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉजेज एंड देयर टाइप्स। एडवर्ब क्लॉजेज वर्ब के एक्शन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, मैनर, पर्पस, कंपैरिजन। इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम वर्ब के एक्शन का टाइम बताता है और व्हेन से आंसर देता है, जैसे ही वॉज ईटिंग व्हेन ही केम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस जगह बताता है और वेयर से आंसर देता है, जैसे आई गो वेयर एवर यू वॉन्ट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर बताता है कैसे एक्शन हुआ और हाउ से आंसर देता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन वाई से आंसर देता है और वजह बताता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन मोस्टली इफ या अनलेस से स्टार्ट होता है और कंडीशन बताता है, जैसे ही विल कम इफ यू कॉल हिम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस अक्सर सो दैट या इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट होता है और मकसद बताता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन एज या सो एज स्ट्रक्चर से आता है और कंपैरिजन शो करता है। हर टाइप आइडेंटिफाई करने का रूल सिंपल है, वर्ब के एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब क्लॉज है, और उसका क्वेश्चन चेक करो व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, अंडर व्हाट कंडीशन, किस मकसद से या किस कंपैरिजन के साथ। फाइनल की पॉइंट्स। क्लॉजेज आइडेंटिफाई करने के लिए कभी कॉन्जंक्शन या वर्ड को देखकर रूल मैप बनाओ। सिर्फ फंक्शन चेक करो, अगर क्लॉज किसी नाउन प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज, अगर वर्ब के क्वेश्चन व्हाट का रिप्लाई दे रहा है तो नाउन क्लॉज, और अगर वर्ब के एक्शन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है तो एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉजेस के टाइप्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उनके क्वेश्चंस याद रखो, टाइम, व्हेन, प्लेस, वेयर, मैनर, हाउ, रीजन, व्हाई, कंडीशन, इफ, अनलेस, पर्पस, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, कंपैरिजन, एज, so as. Adverbial conjunctions and their usage. As soon as जैसी टर्म्स टाइम इंडिकेट करती है। जब आप as soon as यूज करते हो, इसका मतलब होता है कि कोई एक्शन ट्यूरेंट होता है जैसे ही दूसरा एक्शन कंप्लीट होता है। ये सब टर्म्स टाइम रिलेटेड एडवर्बियल कॉन्जंक्शंस के एग्जाम्पल है। इंट्रोडक्शन टू एडवर्ब फ्रेजेस। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडवर्ब फ्रेजेस। इन्हें एडवर्बियल फ्रेजेस भी कहा जाता है। ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं और हर टाइप का अपना एक काम होता है। मैं आपको डिटेल में डिफाइन करता हूं। एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम। एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम वो फ्रेजेस होते हैं जो किसी एक्शन के टाइम को बताते हैं। इनमें आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, इन 2 वीक्स, आफ्टर द मूवी, एट 6 o'clock, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, फॉर अ वीक, सिंस 1990, these days, nowadays। ये सब फ्रेजेस किसी ना किसी तरह टाइम इंडिकेट करते हैं। एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेस। एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेस वो होते हैं जो किसी एक्शन के प्लेस या लोकेशन को डिफाइन करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं अक्रॉस द रोड, अराउंड द कॉर्नर, अबव द क्लाउड्स, इन न्यूयॉर्क, इन आगरा, इन इंडिया, इन यूपी, एवरीवेयर।
ये फ्रेजेस आपको प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ मैनर। एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ मैनर बताते हैं कि कोई एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ। एग्जाम्पल्स: विद अ लिम्प, वेरी केयरफुली, वेरी रैपिडली, इन अ हरी, वेरी ऑनेस्टली, एट अ फास्ट पेस, एट अ स्लो पेस, क्विकली इनफ, एक्सट्रीमली हार्ड। ये सब मैनर इंडिकेट करते हैं, यानी एक्शन किस तरीके से हुआ। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। रीजन बताने के लिए एडवर्ब क्लॉजेज यूज होते हैं जो किसी कारण को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल: बिकॉज ही वॉज रिच, या फ्रेज फॉर्म में बिकॉज ऑफ हिज रिचनेस। दूसरे एग्जाम्पल्स: टू सेव मनी, इन ऑर्डर टू विन। क्लॉजेज यूजुअली कंप्लीट सेंटेंस होते हैं जबकि फ्रेजेस छोटे होते हैं, पर दोनों का काम रीजन देना होता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन इंडिकेट करने के लिए क्लॉजेज यूज होते हैं जो यूजुअली इफ, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस जैसी टर्म्स से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल: इफ इट रेन्स, वी विल स्टे होम। ऐसे क्लॉजेज किसी एक्शन के होने की कंडीशन बताते हैं। समरी। इस सेगमेंट में हमने एडवर्बियल कॉन्जंक्शंस, एडवर्ब फ्रेजेस और उनके अलग अलग टाइप्स को समझा। टाइप्स इंक्लूड टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, कंडीशन। एग्जाम्पल्स भी कवर किए जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।